बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कल 14 अगस्त है, पूरी कौम यौम आज़ादी मना रही है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर जलसे के लिए कौमी परचम की जिस तरह तौहीन की है, उसकी मिसाल किसी भी सियासी जमात की तरफ से किए गए इस तरह के फ़ेल के हवाले से कभी नहीं मिलती। पीटीआई के झंडे लगाने के लिए कौमी परचम को उतारा गया, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक दिल आज़ारी का बायस बना है। खान साहब जो कि पिछले कई जलसों में लोगों को ये कहते थे कि वो पीटीआई के साथ कौमी परचम लेकर आए जलसों जुलूसों के अंदर, लेकिन जब से उन्होंने अमेरिका की तरफ दोबारा रुझान किया, अब उनकी जमात जो है वो कौमी परचमों को भी उसकी तौहीन कर रही है। और जिस जमात पर गद्दारी और शोहदा की तौहीन के इल्ज़ाम लगे हैं, अब उस जमात पर कौमी परचम की तौहीन का भी एक और इल्ज़ाम लगे। और ये देखें नाजरीन, तहरीक इंसाफ जीत गई और पाकिस्तान हार गया। ये पाकिस्तान के झंडे के साथ सलूक हो रहा है और इमरान खान का झंडा और तहरीक जीत गई। इल्ज़ाम नहीं है, इसके शवाहिद मौजूद हैं। शोहदा के खिलाफ जो ट्रोलिंग की गई उसके हवाले से कई लोग सामने आ चुके हैं जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जुल्करनैन बहावलपुर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने पहले खुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपने वालिदा के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। तो मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज इन सब से मुआफ़िक़त तलबगार हूँ। ये जो गद्दारी का एलिमेंट है जिसके तहत शहबाज गिल पर पर्चा दर्ज किया गया है, जिसे फ़ौज में बगावत की साजिश कहा गया है, उससे इमरान खान साहब तो भाग गए हैं। इमरान खान को किसी सियाने ने मशवरा दिया कि आप इस मामले से लाताल्लुकी इख्तियार कर लें, वरना आप इसके अंदर गर्दन तक फंस जाएंगे। तो खान साहब को बिलाखिर शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी इख्तियार करना पड़ गई है। कल सहाफ़ियों को बुलाकर उन्होंने कहा जी कि शहबाज गिल ने एक जुमला बोला, यानी सारा एक जुमला। हाँ साहब उनके पूरे ख्यालात से यानी 90% जो ख्यालात हैं उनसे वो इत्तफाक रखते हैं और एक जुमले के ऊपर उन्हें इतराज़ है। लेकिन खान साहब ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा जुमला था जिसके ऊपर उन्होंने इतराज़ किया। लेकिन वो उन्होंने भी शहबाज गिल को तनहा छोड़ दिया और शहबाज गिल को पीटीआई के रहनुमाओं ने जाकर समझाया, मशवरा दिया है कि आपने इस मामले में किसी का नाम नहीं लेना और ये सारी जिम्मेदारी खुद कबूल कर लें, आपको बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टी के चेयरमैन फंस गए इमरान खान, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो अब शहबाज गिल जो है वो ये सारा मलबा अपने ऊपर लेकर बैठे हैं। उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है। उनके मज़ीद रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने यह दरख्वास्त दायर की और ये कहा कि मुलज़म से अभी तफ्तीश होना बाकी है, उससे लैपटॉप और मोबाइल का रिकॉर्ड दरकार है, लेकिन वो एक्सेस नहीं दे रहा। उनको दोबारा पुलिस कस्टडी में दिया जाए, यानी रिमांड दिया जाए। पुलिस 12 रोज़ रिमांड की दरख्वास्त कर रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे इस पर क्या अपना इनपुट देती है। कहने वाले कहते हैं कि शहबाज गिल जेल से रिहा नहीं होंगे। शहबाज गिल अडयाला जेल में उन्होंने वैसे ज़मानत की दरख्वास्त कर दी है। ये ज़मानत बाद गिरफ्तारी होती है जो उन्होंने दायर की है। लेकिन जो सियाने सोर्सेज हैं, जो वहाँ के समझदार लोग हैं, वो कहते हैं जी शहबाज गिल को अभी कई दिन और पुलिस कस्टडी में या किसी और की कस्टडी में रहना पड़ेगा, क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है। मामला इतना आसान होता तो यार वही चैनल का NOC यानी मनसूख ना होता है। ये NOC सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस ये तहक़ीक़ाती इदारे देते हैं, इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होता। और ये किसी भी चैनल के लाइसेंस के लिए और उसकी नशियात जारी रखने के लिए NOC ज़रूरी है। तो एक बात याद रहे, ARY का लाइसेंस मंसूर नहीं हुआ, उनका NOC कैंसिल हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये ARY का लाइसेंस और ARY का जो NOC है ये बहाल हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा देर मनसूख रखा नहीं जा सकता, न रखा जाता है। तो इतना संगीन केस है जिसमें ARY की नशियात बंद है, एक बहुत बड़े मीडिया चैनल की। उस केस में शहबाज गिल बड़े आसानी से जैसे मक्खन से बाल निकलता है ऐसे निकल जाए, ये हो नहीं सकता।
अब एयरवाई वालों में भी इतनी जरूरत नहीं है, ये सारा इल्ज़ाम एयरवाई बंद करने का डाला जा रहा है हुकूमत के ऊपर। तो जितने लोग सियासत के इशारों और रमूज से वाकिफ़ है और सियासत की बारीकियों से वाकिफ़ है और सियासत में दीगर ताकतों की इंटरफेरेंस से या उनकी मौजूदगी से वाकिफ़ है, वो सब जानते हैं कि इतनी जुर्रत कोई हुकूमत नहीं कर सकती कि किसी एक बड़े मीडिया हाउस को बंद कर सके। लेकिन ना उस मीडिया हाउस में ये जुर्रत है कि इसका नाम ले, ना वो तंजीम या वो सियासी जमात जिसके लिए उस मीडिया हाउस ने कुर्बानी दी, जो मीडिया हाउस कम और मीडिया सेल ज़्यादा बना हुआ था। तो एयरवाई ने कुर्बानी तो बहुत बड़ी दी कि अपना चैनल जो है फ़िलहाल उसकी नशरियात मुअत्तल करा ली हैं और वो यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे देखा जा सकता है। चैनल उसी तरह एक्टिव है जिस तरह होता है और शायद सैटेलाइट पे भी है, लेकिन उसका पाकिस्तान में नशरियात दिखाने पे पाबंदी है। NOC यानी उसका जो एक टेक्निकल हिच होती है वो है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बात सिर्फ ये कि खान साहब ने इसका सख्ती से जवाब देने का फैसला कर लिया और पंजाब हुकूमत को लगा दिया है हुकूमती वज़रा के पीछे। तो आज सुबह यानी कल रात जो गुजरी है और सुबह फजर के वक्त उस वक़्त अता तारण और राना मशहूद के घरों पर छापे मारे गए। ये दोनों पंजाब में वज़ीर थे और राना मशहूद का तो इन मामला से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उन्होंने भी क्लेम किया कि उनके घर पे भी छापा मारा गया। और इससे पहले तारण के घर पे दर्जनों गाड़ियां भेजी गई और ये जो कहते हैं कि जी कोई दहशतगर्द है जिसको पकड़ने के लिए इतनी गाड़ियां भेजी जाती हैं, ये कोई दहशतगर्द है जिसको इस तरीके से हिरासा किया जाता है। तो तारण को इतना बड़ा दहशतगर्द है जिसके लिए आपने कोई 2 दर्जन पुलिस गाड़ियाँ भेजी और सैकड़ों पुलिस एहलकार भेजे, जैसे तारण जो है वो पुलिस मुकाबला करेगा। तो तारण एक जिम्मेदार आदमी, पिछले हुकूमत में वो वज़ीर दाखिला थे और अब वो ज़ाहिर है एक मुशीर वज़ीर आज़म है, तो अब भी उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। तो उनके 2 घरों पे छापा मारा गया, एक जोहर टाउन और GOR 1, और दोनों में वो नहीं रहते। तो पंजाब हुकूमत की इस एक्ट से लगता है कि बल्कि ये कहा है पंजाब हुकूमत के तर्जमान जो फयाज़ हुसैन चौहान साहब हैं, बड़ी मासूमियत से आके कहते हैं जी अता तारण साहब हमें घर का पता दे दे तो हम उनको फिर बताएंगे कैसे पकड़ा जाता है। क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत को नहीं पता अता तारण कहाँ रहता है तो हुकूमत छोले लेना है हो, यानी हुकूमत को जिसको हर चीज़ का पता होता है, पूरा मेरे जैसे आदमी का रिकॉर्ड पूरी हुकूमत के पास है। तो अता तारण तो बहुत बड़ा आदमी है और उस तरह के हर आदमी इंसान के पास का जो रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान का शहरी है, नादरा के पास उसका शनाख्ती कार्ड है, यानी नादरा के पास उसका रिकॉर्ड है, शनाख्ती कार्ड वहीं से बनता है। तो शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, जितने डॉक्यूमेंट बनते हैं सब पे आपके एड्रेस से लिखे होते हैं। और पंजाब हुकूमत एनी नोनी को नहीं पता। उस नोने होने की वजह ये है कि फरमाइश है उसकी इमरान खान की कि फाड़ लो, और पंजाब हुकूमत की मजबूरी है। परवेज़ इलाही है जो काम करता नहीं है, तो चौधरी परवेज़ इलाही को कहते हैं मरता क्या ना करता कि मजदाक ये सारे काम करना। मैं चौधरी परवेज़ इलाही को बेल आउट नहीं कर रहा, लेकिन मरता क्या ना करता करना पैंदा है। जो साहब नाराज़ हो गए फड़ लो, उसने कहा चलो यार कहीं भेजो गाड़ियाँ गुड़ियाँ किसी ऐसी जगह पे, और इमरान खान साहब को पता चला हमने बड़े छापे मारे हैं। तो छापे मारे इन्होंने 2 जगह 2 घरों पे छापे मारे हैं। और फिर उसके अलावा बात यही नहीं हुई, एक वो फवाद चौधरी आए, उन्होंने आके कहा है तो हमने राणा सनाउल्लाह के खिलाफ भी तहक़ीक़ात कर दिया। अब राणा सनाउल्लाह है बेचारा बैठा हुआ, उम्रा करने के लिए गए हुए हैं वो, और यहाँ पे जो है वो जिन तड़ियाँ लगाई जा रही है वो शेर घर नहीं गाते, फिर वो कहते हैं चूहा घर के बाहर खड़ा होकर फिर वो दुम पे खड़ा होकर वो तड़ियाँ तो लगा सकता है, तो वो तड़ियाँ लगा रहा है। अब वो पुलिस वालों की शामत आई हुई है और वो कोई 20-25 पुलिस SHO जो है वो कोई निकाल दिया गया, किसी को आपको पकड़ लिया जाएगा, किसी को धमकियाँ लगाई जा रही है पुलिस वालों को। हुकूमत पंजाब जो ताकतवर हुकूमत होती है वो अपने मातहत इंतज़ामिया को धमकियाँ लगा रही है, यानी अंदाज़ा लगाए, और किसी SHO को तो चले तकर्रियत तबादले, ये हुकूमत का इस्तेकाक होता है। मनपसंद के अफसरान को लगाना ये भी इस्तेकाक होता है। आप कंफर्टेबल जिस माहौल में हुकूमत चलाना चाहें वो आपका इस्तेकाक है। लेकिन ये कोई असूल नहीं कि आप किसी भी पुलिस अफसर को, किसी पुलिस मुलाजिम को, एक चपरासी को भी आप बगैर इंक्वायरी के आप मुलाजमत से हटा दें और यहाँ अपने बैक जुम्बिश कलम एक लाडले को खुश करने के लिए, एक ज़िद्दी आदमी को खुश करने के लिए आपने कई SHO जो है मुअत्तल कर दिए। अब मकसद सिर्फ इतना है कि खान साहब खुश हो जाए। लाहौर जलसे से पहले खान साहब के मुँह तो थोड़ी रौनक आ जाए, जी कई दिनों तो गायब है, क्योंकि रौनक आ नहीं रही। रौनक होते आए ना, अब उनके ऊपर शोर है कि उन्होंने अमेरिका से माफ़ी मांग ली, अमेरिका से मदद मांग ली, उनके को टेलीफोन कॉल, फिर वो जो उन्होंने फर्म से खदमात हासिल की हैं उनको लाखों रुपया महाना दिया जाएगा कि साड़ी अमेरिका ने गल करा दो, क्योंकि वो जो बाइडेन तो गल सुनता नहीं है।
तो एक और इसमें दिलचस्प पहलू ये कि वो आके बताइए आज मुसद्दक मलिक साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब जिस कंपनी से डेविड फॉन्टन, ये जिस फर्म से आपने अपनी लॉबिंग करानी है, उस फर्म का मालिक डेविड फॉन्टन, वो एक अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चला रहा है, यानी वो डी न्यूक यानी मुल्कों को एटमी हथियारों से पाक करने का की कैंपेन चलाता है, यानी वो इस किस्म की लॉबिंग करता है कि पाकिस्तान के से जो एटम बम वापस ले ले, ये पाकिस्तान एटमी हथियार बना रहा है, इसको रोके। तो इस किस्म की जो है सूरत हाल है और उसको अपनी अपनी कैंपेन दे ली। तो ये भी एक यानी अमेरिका में अपनी लॉबिंग के लिए जो खास तौर फर्म जिसकी खिदमत हासिल की है, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो आपकी डायरेक्शन नज़र आ रही है, या आपके लोग पाकिस्तान का झंडा उठाने की बजाय पाकिस्तान का झंडा उतार रहे हैं और फिर अपने PTI के झंडे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सिर्फ कोई तब्दीली नहीं, ये कोई हकीकी आज़ादी नहीं। और हकीकी आज़ादी का भी आपको बता दें, पहले हकीकी आज़ादी से मतलब अमेरिका से गुलामी से निजात। अब उन्होंने एक नारा बनाया, हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरी बात नहीं करते, क्योंकि हमारा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा गुजारा नहीं है। अल्लाह को तो पूरी दुनिया मानती है, लेकिन मुसलमान होने के लिए शर्त ये है कि साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नबूवत का और उनके खातमुल नबीय्यीन होने का इकरार किया। तो हम तो वो कहते हैं, लेकिन खान साहब ने सिर्फ एक बुरी बात नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, लेकिन ये सिर्फ क्या है कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना कि लोग की यार कहन काफिर हो गया। तो वैसे आधे काफिर होने की बात तो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि वो क्यों कर रहे हैं। अब एक उनका नया पैंतरा देखें, 9 हलकों में खान साहब के डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं जी। 25 दिसंबर को इलेक्शन होने, ज़िमनी इलेक्शन, तो खान साहब 9 के 9 हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे रावण के तो मेरे ख्याल 12 साल होते हैं, 3 सीटें और अगर खाली हो जाए तो 12 सीटों पर अगर खान साहब इलेक्शन लड़े तो मज़ा ना आ जाए। यानी ये बनता तो है ना, पिक्चर क्या बनेगी, एक आदमी वो 12 जगह से इलेक्शन लड़ रहा है, चले 9 भी लगा ले, 9 जगह से इलेक्शन लड़ रहा है तो कम से कम 9 सर तो हो गए ना। हाँ साहब भैया के वक्त कराची में भी होंगे, इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और फैसलाबाद में भी उसी पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और बाकी की सीटों पे जो 4 सदा की है, ये पेशावर, बहुत सारी सीटें हैं, 9 सीटें हैं। अब PTI को चैलेंज, PTI कह रही जी और किसी की हिम्मत है इमरान खान के मुकाबले में आए। हालांकि उनको पता है कि PDM ये तय कर चुकी है कि जिस हल्के में जो शख्स हारा था PDM का या इस वक्त जो हुकूमत में जमाते हैं उनका, यानी वो उम्मीदवार जो नंबर 2 पे था, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। तो उसमें बड़े अननोन लोग भी हैं, बड़े नोन लोग भी हैं। मौलाना आबद शेर अली इलेक्शन लड़ेगा तो वो एक नोन आदमी है, और उसके मुकाबले में शौकत अली MN इलेक्शन लड़ेगा तो वो एक अननोन आदमी है। अब कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है ये भी PDM ने तय कर दिया कि इसमें जिस जमात का भी बंदा था, खा वो JUI का हो या खा वो PMLN का हो, पीपल पार्टी का हो, MQM का हो, जो भी रनर अप रहा था वो उसका हक बनता है कि वो इलेक्शन लड़े। और ये वो 9 सीटें हैं जिसके ऊपर ये डाउट भी है रहा है कि ये सीटें जिताई गई थी। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई ना, बड़ी सोच समझ के की गई कि ये वो सीटें हैं जहाँ से यानी एक बड़ा नैरो मार्जिन था और जिताया गया था। खास कोई 8-9 सीटें दी गई थी ताकि उनकी थोड़ी सी लीड जो है रही है। राणा सलाना ने एक अच्छा काम किया, वो मदीना मुनव्वरा में थे तो उन्होंने पाकिस्तान में पुलिस को रोक दिया कि बनी गाला में छापा ना मारे। तो ये काम खान साहब ने कर लिया, ये काम राणा सलाना साहब ने कर लिया कि पुलिस को बनी गाला में छापा मारने से रोक दिया। तो जिस शख्स को, जिस हुकूमत को बनी गाला पर छापे मारने की इजाज़त नहीं, क्या वो एयरवाई का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है? क्या वो एयरवाई की नशियात को रोक सकती है? तो ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये मिलिट्री हुकूमतें हो ना तो बात बड़ी आसान होती है, पता चल जाता है कि ये काम कौन कर रहा है। लेकिन अगर सिविलियन हुकूमतें हों तो ऐसे काम फिर सिविलियन हुकूमतों के कांधों पर रखकर बंदूक चलाई जाती है, उनसे लिए जाते हैं या उनकी आड़ में किए जाते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगता है सिविल हुकूमतों के ऊपर। तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब अगर डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा पड़ सकता है तो खान साहब के घर पे छापा क्यों नहीं पड़ सकता है? क्योंकि वहाँ एक एविडेंस है, और वो एविडेंस है शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन का जिसके पास है वो ड्राइवर है, उनका ड्राइवर छुपा हुआ बनी गाला में खान साहब घर में। तो खान साहब के बनी गाला में एक चीज़ तो अब तय होगी ना कि जिसने कोई जुर्म करना है वो जाके बनी गाला छुप जाए। 10 बंदे मारे, बनी गाला जाकर छुप जाए तो कोई भी पकड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि खान साहब के रिहाइश गया, वो छापा नहीं पड़ सकता। और अगर वो कोई छापा मारने की ख्वाहिश करेगा तो उसको रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहानी है कि रोकने वाले बड़े
तो अब एक और बड़ी खबर जो कि इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि लंदन में कुछ खुफिया मीटिंग की इतलात हैं। अब ये अजीब किस्म की खुफिया मीटिंग होती है जिनका पूरे पाकिस्तान को या पूरी दुनिया का इल्म होता है, और उन मीटिंगों के हवाले से कहा जाता है जी कि वहाँ कुछ मामला तय हो रहे हैं। बाजवा साहब भी लंदन गए हुए थे, अब वो आ गए होंगे या आ जाएंगे आज रात। उसकी वजह है कि 14 अगस्त की तकरीबात में उनका होना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या मामला तय हुए अभी शुनीद है, इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आ रही। बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं मारियाना बाबर, उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया था। उन्होंने क्लेम नहीं किया कि मुलाकात हुई है, उन्होंने किसी और सोर्स का हवाला दिया कि जी वो क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से मारियाना बाबर ने सवाल उठाया था कि इसकी कोई DGISPR जो है वो तस्दीक या तरदीद करे, लेकिन DGISPR यकीनी तौर पे वो भी साथ ही थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इस बात को वो उन्होंने देखा भी होगा कि जी कोई उनसे सवाल पूछ रहा है। वैसे सवाल तो पहुंच ही जाता है। तो अब जब तक ISPR इसकी तरदीद नहीं करेगा, लोग इसी तरह चहमगोइयाँ करते रहेंगे। तो जो मसूला इतलात है वो ये जी कि जी नवाज शरीफ साहब ने मंदे सन कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है, तो बाजवा साहब को खुद जाना पिया, समझाना पिया, गल करनी पई, मामला तो उन्होंने बैठ के सेटल किए हैं। तो अब एक्सटेंशन हो जाएगी। अब वो ये भी तय हो जाएगा जी कि अगले साल मार्च में इलेक्शन करा लिए जाएँ। ज़रा देर हो जाएगी ताकि मार्च में कोई हुकूमत इलेक्शन कराएगी तो फिर वो बजट जो पेश करेगी उसकी वो जिम्मेदार भी होगी। वरना ये होगा कि जो अगली एक साल मुकम्मल करेंगे तो फिर जो बजट का मामला है वो कौन पेश करेगा, जाने वाली हुकूमत की, आने वाली हुकूमत या निगरान हुकूमत। तो इसलिए मार्च और ये जो महीना मार्च अप्रैल का ये सूटेबल समझा जा रहा है, इलेक्शन के लिए कंसिडर किया जा रहा है। और इस पर मेरा ख्याल है खान साहब को भी समझ आ गई है, वो राजी बरजा रगबत है या राजी बिलजबर है। तो दोनों सूरतों में जो उन्होंने 25 सितंबर का इलेक्शन लड़ने की हामी भरी है, इसका मतलब ये है कि समझ उन्हें भी आ गई है कि जनाब ऐसे तरह से गुजारा करना पड़ा। लेकिन ये वो पाकिस्तान की सियासत में तो चले इस किस्म के तमाशे ठीक है, लेकिन कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी बात है कि एक शख्स 9 हल्कों से इलेक्शन लड़े सिर्फ ये साबित करने के लिए जी कि मैं हर हल्के से मैं जीत सकता हूँ। तो जीत जाएंगे तो वो कौन सा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर चले जाना है, वो ये गुनाह बेलज़त कर रहे हैं। यानी खास साहब 9 हल्कों में से 9 सीटें जीत कर भी पार्लियामेंट के हिस्सा तो नहीं बनेंगे, तो फिर वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? इसका मतलब वो सियासत को भी मजाक समझते हैं और उस पूरे अमल को भी मजाक समझते हैं, और वो समझते हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में अवाम उनके अलावा किसी को नहीं चाहते, और वो उसको अपने हर फेल से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके लिए जो लोग दर्जनों लोग हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दर्जनों इदारे कुर्बान हो रहे हैं, एयरवे कुर्बान हो गया, शहबाज गिल की गर्दन पे छुरी फिर गई। तो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रही कि वो किस शख्स के लिए और किसके लिए क्या कर रहे हैं, जबकि वो शख्स उल्टा हमारे लिए क्या कर रहा है। एक और बड़ी खबर जो कि इम्पॉर्टेंट है वो कल मीडिया में उस तरह हाईलाइट नहीं हुई, वो है मलाउन सलमान रश्दी के ऊपर अटैक हुआ है। सलमान रश्दी के ऊपर अमेरिका में अटैक हुआ, न्यूयॉर्क की किसी जगह पे वो तकरीब में खिताब कर रहा था, तो वहाँ पर उसके ऊपर चाकू के वार से हमला किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पे है। अब वो बोल भी नहीं पाएगा और उसकी एक आँख भी ज़ाया हो गई, उसके बाजू के असाब कट गए हैं और जिगर में छुरा लगा है, और फ़िलहाल वो बच गया है। लेकिन वो कहते हैं कि ज़िंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। उस पर हमला करने वाले नौजवान का जो नाम है उसकी शनाख्त हुई है हादी मतर के नाम से। ये 24 साल का नौजवान है, मुसलमान है, और ये अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के इलाके फेयर व्यू के रहायशी है, और इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये सलमान रश्दी कौन था, क्या था, क्यों उसके ऊपर अटैक किया गया और क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा मुसलमान ख़ास करके बात कर रहे हैं। और ये शातिब रसूल, आपको पता है इसकी हिस्ट्री, मैंने देखा जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो बहुत से लोगों ने आके नीचे ट्वीट किया कि ये कौन था, ये कौन है सलमान रश्दी, ये क्या है। अगर आप जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है वो सलमान रश्दी के बारे में कितनी मालूमात रखती है और किस किस्म की मालूमात रखती है। यानी लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको वो यकीनी तौर पे अपने फ्यूचर को देखती है और वो उसकी ज़िम्मेदार भी है, लेकिन उनको पाकिस्तान की और जो दुनिया की हिस्ट्री है इस तरह की, उनको इसके बारे में इल्म नहीं है, वो लाइल्म है। तो ये बरतानवी मुसन्निफ़ और नावल निगार है और इसकी कई किताबें इसने लिखी हैं, और 1981 में इसने बुकर प्राइज़ जीता था, यानी बेस्ट
सेलिंग अवार्ड, जो किताबों की दुनिया का बहुत ज़्यादा बड़ा अवार्ड होता है, जिसमें लोग जो नावल पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा नावल जो बिकता है उसको बुकर प्राइज़ देते हैं। इसने एक नावल लिखा जो इसका तकरीबन चौथा नावल था, द सैटेनिक वर्सेस, द शैतानी आयात। ये 1988 में शाया हुआ था, बहुत से लोग उसमें पैदा भी नहीं होंगे आप में से। तो ये सबसे बड़ा मुतनाज़ा नावल था, और ये नावल नहीं था, ये उसने जो इस्लामिक वर्ल्ड है, या जो मज़हब इस्लाम है, उसमें जो उसने आयात कुरानी थी उनको उसने यानी उसके ऊपर मुतनाज़ा गुफ्तगू की, और उस वजह से ये मुतनाज़ा नावल बन गया। तो इसको फिर इसके कत्ल का फतवा जारी किया ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह ख़मीनी ने। तो 1989 में मेरा ख्याल उन्होंने इसका कत्ल का फतवा जारी किया था। तो इस नावल के बाद जो है वो बरतानिया और ईरान में बाकायदा तौर पर सफारती ताल्लुकात जो है वो मुनक़ता हो गए थे, और पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, और पूरी दुनिया में सलमान रश्दी की जो है उसको मारने के हवाले से यानी फतवात जारी हुए। ये मुश्तरका हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यानी जब पाकिस्तान यौम और इंडिया आज़ाद नहीं हुए थे, उससे कोई 2 माह कबल ये बॉम्बे में पैदा हुआ। तो ये बुनियादी तौर पर इंडियन मुस्लिम है। अब मुस्लिम इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसने जो कुछ किया वो मुसलमानों वाले काम नहीं थे। तो ये कोई उसके बाद ये 14 साल की उम्र में इंग्लैंड चला गया था, और ये काफ़ी ज़हीन आदमी था और काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन इसने फिर बरतानवी शहरी बन गया ये, और इसने अपना मुस्लिम अकीदा तब्दील कर लिया। ये एक्टर भी था, बहुत से काम किए, लेकिन जो इसने बुरा काम किया वो उसकी किताब थी जो कि सैटेनिक वर्सेस के नाम से लिखी गई थी। तो इस किताब पर सबसे पहले इंडिया ने पाबंदी लगाई थी, उसके बाद फिर दूसरे ममालिक ने भी इस पर पाबंदी लगाई। बहुत से लोग इसके पीछे चढ़े, इसके ऊपर अटैक भी हुए। ये फिर चुपता फिरता रहा, और जनवरी 1989 में ब्रैडफोर्ड में मुसलमानों ने इसकी जो है ना एक किताब को रस्मी तौर पर जलाया, और उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान के अंदर फसादात शुरू हो गए, और तेहरान में बरतानवी सफारत खाने के ऊपर अटैक भी हुआ, और इसमें कई लोग मारे गए। ये जो सलमान रश्दी मुखालिफ मुजाहरे हुए, उसने पूरी दुनिया को, खासकर मुस्लिम ममालिक में बड़ा शदीद रिएक्शन आया। तो उसमें कई लोग इन मुजाहरों में मारे गए, लेकिन इसको जो एक्चुअली इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो किया, रद्द-ए-अमल दिया, वो ईरान ने दिया, और इसके सर पर $30 लाख का इनाम भी मुकर्रर किया गया। तो बड़े तवील अरसे तक ये छुपा रहा, बरतानिया में पुलिस भी इसकी ड्यूटी देती रही। तो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर फिर यूरोपीय ममालिक ने तेहरान से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। तो ईरान ने ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन दिया था सलमान रश्दी के मामले के ऊपर, और ईरान और यूरोप में एक बहुत बड़ी कशीदगी की, और लड़ाई की बड़ी वजह फिर सलमान रश्दी भी बने थे। ये बहुत से लोगों ने इस तरह के काम किए, और ये चुपता छुपाता फिर रहा था, लेकिन बिलाखिर ये न्यूयॉर्क में किसी तकरीब में मंजर-ए-आम पर आया, और उसके ऊपर अटैक हो गया। इसकी जो बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से एक इसका नावल था हारून एंड दी सी ऑफ स्टोरी, और एक किताब इमेजिनरी होमलैंड्स, और नावल ईस्ट एंड वेस्ट, और दी मोर्स लास्ट साई, द ग्राउंड बेनेथ हर फीट, और फ्यूरी 2001, ये इसके मशहूर नावल हैं। और नावलिस्ट बड़ा अच्छा था, 4 शादियाँ की, 2 बच्चे हैं, अमेरिका में रहते हैं, और 2007 में इन्हें नाइट का खिताब दिया गया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मतऊन, मलऊन और मुर्तद करार पाया। और इसी वजह से जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो लोगों को दिली रूहानी खुशी हुई, लेकिन अभी भी ज़िंदा है। और ये ख़बर हमारे मीडिया में जो है ज़्यादा हाईलाइट नहीं, और इसका बैकग्राउंड भी लोगों को नहीं पता। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो ये फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब का यानी मामला भी दवा नहीं है, और जो लोग समझते हैं कि शायद ये मामला आया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक खबरें आती हैं, और फिर लोगों को मायूसी होती है कि जनाब ये वाला मामला हतमी अंजाम की तरफ गया नहीं और अगला मामला शुरू हो गया। जैसे शहबाज गिल वाले मामले में बहुत से लोगों की कन्विक्शन ये है कि उसकी गिरफ्तारी या उसने ये बयान जो दिया एयर पे आके जानते बूझते दिया था, ताकि लोगों की ममनूआ फंडिंग केस से तवज्जो हट जाए। उसमें कामयाब रहा किसी हद तक, लेकिन वो बयान उनके गले पड़ गया। वो बयान शायद उस तरह
जिस तरह पीटीआई चाहती होगी वैसा नहीं था, लेकिन वो बयान उनकी मुल्क दुश्मनी के उसमें आ गया। तो मुझे सबसे बड़ा इतराज़ आज ये हुआ और दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई जब मैंने देखा कि पंजाब हुकूमत की गाड़ियाँ, बाकायदा गाड़ियाँ, और वो जाके कौमी परचम उतार रही हैं और पीटीआई के झंडे लगा रही हैं। तो ये जो खास वो नया पाकिस्तान की बात करते थे, तब्दीली की बात करते थे, ये हमें उसका पुरतू नज़र आता है कि खास साहब और उनके मानने वालों की जो सोच है वो इस पाकिस्तान को शायद एक्सेप्ट नहीं करती और उनके लिए पाकिस्तान कोई और माने रखता है जहाँ पे इमरान खान साहब कल ही हों, यानी सुन जाए गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फिरे, और इमरान खान हो, और इमरान खान भी शायद 9 हल्कों में इलेक्शन लड़के साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क को सदारती निज़ाम ज़रा सूट करता है क्या। आप जगह जगह से आप उम्मीदवार खड़े करते हैं, एक कोई बंदा होवे तो पूरा मुल्क उन्होंने वोट पाता रहे, जैसे अमेरिका में होता है सदारती निज़ाम। तो ये वो अपना वो मौक़िफ़ भी दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की ज़रूरत है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि कहानी मुक गई है, हाँ सबको जितनी मर्ज़ी आप वो कोशिश कर लें, और उनके जितने बयानी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो तो सामने आ गए हैं, वो खुल भी गए हैं, फ्लॉप भी हो गए हैं और वो बयानी दफन भी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत के एक मकबूल रहनुमा है और अवाम उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखते हैं कि उनकी इस रिस्पॉन्स में कमी आती है, ज़्यादती आती है, अवाम उनके ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें सामने आई है उनको वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनके मुरीदन बन के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज के लिए इतनी आपसे मुलाकात होती है, अगले व्लॉग में अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल।